हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम RPF कांस्टेबल, RPF SI, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3, ALP एग्जाम, झारखंड पुलिस, UP पुलिस री एग्जाम, SSC CHSL एग्जाम, SSC CGL एग्जाम, SSC MTS एग्जाम आदि एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें संबंधित संख्या बताना है। जिस तरह 729 1728 से रिलेटेड है, उसी तरह 512 किससे रिलेटेड होगा। ओके, बताना है। 729 और 1728 इन दोनों को देख करके ये आपको दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि 729 है वो 9 का क्यूब है और जो 1728 है वो 12 का क्यूब है। इतनी तेजी आनी चाहिए तभी आप कम समय में रीजनिंग के प्रश्न कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। 9 का क्यूब 729, 12 का क्यूब 1728। इन दोनों में 9 12 में डिफरेंस क्या है, +3 का। ओके, इसी तरह 512 को देखते ही आपके पास ख्याल आना चाहिए कि 8 का क्यूब है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 8 और जो यहाँ संख्या रही होगी उनमें डिफरेंस 3 का रहा होगा, यानी 11 रहा होगा। तो 11 का क्यूब, तभी तो +3 का डिफरेंस बनेगा ना। यहाँ जैसे +3 का डिफरेंस है 9 और 12 में, उसी तरह 8 और 11 में 3 का डिफरेंस बनेगा। तो 11 का क्यूब कर लेंगे। 11 क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। आपको कम से कम 30 तक क्यूब याद होना चाहिए और 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप कम समय में क्वेश्चनों को, अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं किए। यहाँ 9 का क्यूब था, 12 का यहाँ क्यूब बन रहा था, 9 और 12 में डिफरेंस 3 का था। तो उसी तरह यहाँ 8 का क्यूब है, तो 8 और किस संख्या में 3 का डिफरेंस होगा, 11 में। तो 8 का क्यूब, तो पुनः मैंने 11 यहाँ लेकर के 11 का क्यूब कर दिया, तो 1331। 1331 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ओके, 5 7 इसमें देखिए आपके क्या है कि नंबर्स भी हैं और लेटर्स भी हैं, एक साथ इनको दे करके सीरीज बनाया गया है। तो ध्यान से देखेंगे तो 5 से 7 हो रहा है और 7 से 11, 11 से 17। पहले हम लोग संख्या को देख लेते हैं, यानी 5 से 7 +2 हो रहा है, 7 से 11 +4 हो रहा है और 11 से 17 +6 हो रहा है, यानी 2 4 6 +2 का यहाँ डिफरेंस है, तो 17 + 8 होगा, तभी तो यहाँ +2 का डिफरेंस बनेगा। तो 17 8 कितना होता है, 25 होता है। इतना तो पता चल गया कि 25 हमारे पास आएगा क्या, तो नंबर आएगा 25। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, ऑप्शन ए और सी में भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेटर है उसको भी देखना पड़ेगा। लेटर में क्या हो रहा है, आई का क्या प्लेस वैल्यू 9 होता है, आई से जे हो रहा है, यानी कि 9 जे का कितना होता है 10, 9 से 10 +1 हो रहा है। यहाँ पे जे से 12 +2 हो रहा है और 12 से पुनः कितना हो रहा है, यानी आई से जे +1, जे से एल, जे के एल +2, यल से ओ, यानी यहाँ कितना हो रहा है +3, क्योंकि 12 इसका होता है, यल का, ओ का 15, यानी 1 2 3। तो अगले बार क्या होगा, +4 मतलब 15 होता है, ओ का 4 15 4 19 का मतलब यस। प्लेस वैल्यू हम ऐसे काउंट कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 यस। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 25 यस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 यस। मैंने कुछ नहीं किया, 5 7 11 17 का डिफरेंस देखा, एक सीरीज बन रही तो उसमें +2 का हो रहा था, लास्ट में 8 आएगा। आई जे एल ओ में हम देख रहे हैं कि +1 हो रहा है, फिर अगली संख्या में +2, फिर अगली संख्या में +3, ऐसे हो रहा है। तो अगली संख्या में +4, तो ओ का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 15 होता है। 15 मैंने +4 जोड़ दिया, तो 15 4 19, 19 का मतलब यस होता है। यस का मतलब यस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें 3 शब्द किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन एक शब्द रिलेटेड नहीं है, वो कौन सा है। ओके, पहला है लोमड़ी है, बकरी है, घोड़ा है और जेब्रा है। ध्यान से अगर हम देखेंगे, घोड़ा, बकरी और जेब्रा, ये तीनों क्या हैं, शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। बकरी, जेब्रा, घोड़ा क्या होते हैं, शाकाहारी, लेकिन जो लोमड़ी होती है ना, वो मांसाहारी होती है। क्या होती है, मांसाहारी। इसलिए लोमड़ी क्या है, इन सब में अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें ए है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोमड़ी मांसाहारी होती है और बाकी तीनों क्या है, बकरी, जेब्रा, घोड़ा क्या है, आपके शाकाहारी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किन को पी आरम लिखा जाता है तो थ्रेड को आप किस प्रकार लिखेंगे, बताना है। क्वेश्चन है
किन को पीआरएम लिखा जाता है, उसी तरह थ्रेड को बताना है। जब इस तरह का प्रश्न आए ना तो आप लोग एक बार ध्यान से प्लेस वैल्यू को देखिए और प्लेस वैल्यू से करने की कोशिश करिए। और एक होता है अपोजिट वैल्यू। ओके, जैसे के का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो के का क्या प्लेस वैल्यू में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि हमारा 27 आ जाए। तो के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 में हम क्या जोड़े कि 27 आपका आ जाए। तो क्या हो सकता है, 16 जोड़ दें, 16, तो 16 का किसका प्लेस वैल्यू होता है, पी का होता है, तो अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है कि दो शब्दों का दो जो लेटर्स होंगे उनका अगर सम 27 होगा तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान से देख रहे हैं ना, तो हमें अपोजिट मिल रहा है। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, तो पी का कितना होता है, 16 होता है। 11 16 27, ठीक है। आई का 9 होता है और आर का कितना 18, 9 और 18 27 हो रहा है ना। उसी तरह यन का 14 और यम का कितना होता है 13, तो 14 13 27, यानी अपोजिट है, कुछ यहाँ पे है नहीं, अपोजिट लिखा गया है। तो उसी तरह हम थ्रेड का अपोजिट निकाल लेंगे। देखिए थ्रेड का अपोजिट जब हम लोग निकालेंगे ना तो सबका नहीं निकालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ दिमाग लगाएंगे भी तो दिक्कत है, क्योंकि अब यहाँ हमको पता चल गया ना अपोजिट है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जी का हम निकालेंगे ही नहीं, टी का निकालेंगे नहीं। टी में देख रहे हैं कि यहाँ जी एस भी है, जी एस यहाँ भी है, तो डी तो होगा ही नहीं किसी भी तरह से। और जी एस आई भी सब में है, जी एस आई भी, तो इन तीनों को हम जी एस आई भी को चेक नहीं करेंगे, केवल दो चेक करेंगे। कौन कौन, वाई डब्ल्यू, यानी कि लास्ट का दो हम चेक कर लेंगे अपोजिट क्या होगा, उसका मतलब अपोजिट क्या होगा। ए और डी का चेक करेंगे, तो ए का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा, वाई होगा तभी तो 25, वाई नहीं सॉरी जेड होगा, जेड होगा ना। ए का अपोजिट तभी तो 26 होगा, जेड का 26 होता है, ए ऐड करेंगे तो 27 होगा। और डी का अपोजिट क्या, डी का अपोजिट आपका 24 होगा। 24 का मतलब क्या होता है आपका 24, यू भी डब्ल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा डी, डी 24 होता है ना, तो 23 हमको चाहिए ना, तो 23 का मतलब यू भी डब्ल्यू, यानी जेड डब्ल्यू। हमारे पास किस ऑप्शन में जेड डब्ल्यू मिल रहा है, जेड और डब्ल्यू किस ऑप्शन में मिल रहा है, केवल ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने पूरा नहीं चेक किया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमने ये देखा, आप चेक भी कर सकते हैं तो भी कुछ नहीं। और टी का 20 होता है, कर ही लेते हैं। टी का कितना होता है 20 होता है, तो 20 में कितना ऐड करेंगे तो आपका अपोजिट होगा 7, तो जी हो गया, जी का 7 होता है। एच का कितना 8 होता है और यस का 19 होता है, 19 8 कितना हो गया 27 हो गया। आर का कितना होता है आपका 18 होता है। आई का 9, 18 9 कितना हो गया 27 हो गया। ई का कितना होता है 5 होता है, तो भी का 22 5 27, तो आ रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि सबको एक एक करके चेक करेंगे ना। देखिए जनरली क्या होता है ना कि जो आंसर आने की पॉसिबिलिटी होती है, जिस आंसर को आने की पॉसिबिलिटी होती है, बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में बैंकिंग को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन भी बहुत उल्टे सीधे सेट किए जाते हैं और 5 ऑप्शंस भी होते हैं, तो उसमें आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना तो जीएसआई भी सब में था, केवल डी को छोड़ के। तो डी किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। अगर हो भी सकता है, मान लीजिए हम फंस रहे हैं, समझिएगा, अगर हो भी सकता है, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि 3 में से ही होना है। तो जीएसआई भी को हम चेक करके सब में जब हम, तो क्यों टाइम खराब करें, टाइम नहीं खराब करना है ना। लास्ट का 2 चेक कर लेते हैं। तो ए और डी का मैंने चेक किया, जेड डब्ल्यू है, जेड डब्ल्यू बी में है, तो उन्हें मार के निकल गए। यदि 8 हैज 12 बराबर 10 है और 5 हैज 9 बराबर 7 है, क्वेश्चन है, और 6 हैज 10 बराबर 8 है, तो उसी तरह बताना है 14 हैज 4 का मान क्या होगा। 14 हैज 4 का मान बताना है हमें। ओके, ध्यान से अगर देखते हैं, 8 हैज 12 बराबर 10, कुछ नहीं हो रहा है, 12 और 8 ऐड हो रहा है और उसका हाफ हो रहा है, यानी 8 प्लस 12 हो रहा है और हाफ कर देते हैं। 12 8 20 और हाफ करेंगे तो 10, यानी कि हो कुछ नहीं रहा, हैज की जगह प्लस करके प्लस हो रहा है और फिर प्लस करने के बाद जो संख्या आ रही है उसका हाफ हो रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ भी देखिए 5 9 14, 14 का हाफ 7, 6 10 16, 16 का हाफ 8, उसी तरह 14 प्लस 4 कर लीजिए और इसका हाफ कर लीजिए, 14 4 18, 18 का हाफ 9, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। आपके 3 शब्द दिए गए हैं, शिखर, बादल, पर्वत, और इनके बीच में हमें इनका एक वेन आरेख बनाना है। ठीक है, बनाते हैं। शिखर क्या होते हैं, सारे शिखर क्या होते हैं, पर्वतों पर ही तो होते हैं ना। तो हमारा कुछ वेन डायग्राम इस तरह बनेगा। यहाँ पे शिखर हो गया आपका, शिखर, और ये क्या हो गया, पर्वत।
क्योंकि सारे शिखर पर्वत के अंदर आएंगे, ठीक है। और बादल का संबंध पर्वत और शिखर से कोई है नहीं है, तो बादल के लिए हम यहाँ एक फिगर बना लेते हैं आपका बादल। तो इस तरह का आपके किस ऑप्शन में ऐसा इमेज है, ऑप्शन डी में ऐसा आपका इमेज है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बादल साइड में रहेगा और पर्वत क्या, शिखर क्या होगा, पर्वत के अंदर होगा, क्योंकि जो शिखर होता है ना वो पर्वत का ही चोटी होता है, तो जो शिखर होगा ना वो पर्वत का भाग होगा, तो इसलिए शिखर को हमने पर्वत के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। और बादल का शिखर और पर्वत से कोई दूर दूर तक रिलेशन वास्ता नहीं है, तो इसलिए उसके लिए हम अलग फिगर बना लेंगे। एफ एस और डी का पिता है, डी की बुआ ई है, एफ का ई से क्या संबंध है। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, आपका ब्लड रिलेशन का है, कुछ नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आया ना तो आप कुछ मत करिए, जैसा जैसा बोले ना वैसा करिए। थोड़ा सा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मान लीजिए भाई, दो भाई बहन है, ए और बी भाई हैं। ए क्या है, लड़का है, और बी क्या है, लड़की है। ए बी भाई बहन है, तो ए को ऐसे प्लस दिखाएंगे और बी को माइनस, और एक डंडी दोनों के बीच में खींच देंगे, समझिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ए और बी क्या है, पति पत्नी है, तो हम दो ठे डंडी ऐसे खींच देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी क्या है, पति पत्नी है। थोड़ा सा ये साइन होता है जिसको हम लगा करके ट्री बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ए की लड़की क्या है, सी है, तो लड़की है तो माइनस लगा लीजिए, और सी का भाई क्या है, डी है, तो डी के बीच में एक डंडी लगा लीजिए। तो ऐसे ही हमको फिगर बनाना होता है, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में आपसे कहा वैसा हम लोग फिगर बनाएंगे। एफ का है क्या है, यस और डी का पिता है, कुछ नहीं करेंगे। एफ फादर है तो प्लस होगा, एस और डी का पिता है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, एस और डी का जेंडर डिसाइडेड नहीं है। हियर जेंडर ऑफ एस एंड डी डज नॉट डिसाइडेड, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी साइन यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे। डी की बुआ की बेटी ई है, डी की कोई बुआ है, बुआ होने का मतलब कि एफ की कोई बहन रही होगी, यहाँ पे एफ की बहन रही होगी, तभी तो डी की बुआ बनेगी ना भाई। हमारे पापा की जो बहन होती हैं उनको ही तो हम बुआ बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो डी की बुआ की बेटी, यानी डी की बुआ हो गई यहाँ पे, और की बेटी ई है, ठीक है। ई को बना लेते हैं, यहाँ पे ई बन गई, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ई, ओके। तो पूछा जा रहा है कि एफ का ई से क्या संबंध है, हमको एफ और ई में संबंध बताना है। तो कुछ भी नहीं है, जब एफ की बहन की बेटी ई है तो क्या एफ लगेगा, ई के लिए मामा ही तो लगेगा ना। हमारी बहन की जो लड़की होगी हमें क्या बोलेगी, मामा बोलेगी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मामा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में हमें संबंधित शब्द बताना है। जिस तरह कपड़ा परिधान होता है उसी तरह लकड़ी क्या होता है, लकड़ी से क्या होता है बताना है हमें, ठीक है। तो कपड़ों से क्या बनता है, कपड़ों से भिन्न भिन्न प्रकार का क्या बनता है, परिधान बनता है। भिन्न भिन्न प्रकार का क्या बनता है, आपका परिधान, पहनने के वस्त्र बनते हैं कपड़ों से। उसी तरह लकड़ी से भिन्न भिन्न प्रकार का क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, कुर्सी, मेज, चारपाई, यही सब तो बनता है ना लकड़ी से भिन्न भिन्न प्रकार का। तो क्या बनता है, लकड़ी से भिन्न भिन्न प्रकार का फर्नीचर बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस तरह कपड़ा से विभिन्न प्रकार का परिधान बनता है पहनने वाला, उसी तरह लकड़ी से विभिन्न प्रकार का क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए कथनों व निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और चुने कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है, उससे हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, जैसा जैसा कहें वैसा बनाते हैं। सभी नीले रंग हैं, ओके, सभी नीले क्या हैं, सभी ब्लू क्या हैं, यहां बनाते हैं। सभी ब्लू क्या है, नीले रंग है, ओके, कलर है, ओके। और सभी रंग क्या है, शेड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सभी जो रंग हैं ऐसे कुछ बना ले, सभी रंग हैं, कलर हैं, वो शेड है, शेड को यस से डिनोट करते हैं। तो पूछा क्या गया है हमसे, सभी नीले शेड हैं, सभी ब्लू क्या है, शेड है। बिल्कुल भैया सही बात है। और कुछ शेड रंग हैं, दिख नहीं रहा होगा लेकिन कोशिश करिए, कुछ शेड रंग हैं।
कुछ जो शेड आपके हैं वो रंग है, बिल्कुल है, कुछ शेड रंग है ये है, यहाँ से कुछ शेड रंग है, तो हमारा दोनों निष्कर्ष सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से विषम की पहचान करें। हमें विषम बताना है। 4 आपको क्या दिया गया है? डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें विषम बताना है। ध्यान से हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। यस क्या है? इसके बीच अगर हम एक मिरर रख देंगे तो यस का मिरर इमेज अपोजिट यहाँ लिखा गया है। उसी तरह बी का क्या है? यहाँ मिरर बीच में डाल देते हैं तो बी का मिरर इमेज क्या है? इस साइड वाला। और उसी तरह यहाँ पे अगर मिरर डालेंगे तो हमारा मिरर इमेज ऐसा नहीं बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा बिल्कुल। इसी तरह इस डी वाले में अगर हम बीच में मिरर डाल देंगे तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। तो हमारा क्या है? ऑप्शन सी राइट नहीं मिरर इमेज है, यानी कि यह क्या है? इन चारों में विषम है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी क्योंकि सी इसी में है ना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।